नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो बोर्ड द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है विज्ञान विषय का, उसके बारे में बात करेंगे। उसको पूरा डिटेल से जो है सॉल्यूशन सहित आपको मैं करवाना वाला हूँ और किस प्रकार का पैटर्न इस बार रहने वाला है, कौन कौन से पार्ट से कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं और किस प्रकार से सवालों का मैनेजमेंट रहेगा, यानी एबेसदे में कौन सा आएंगे, खालिस्तान में कौन से पार्टों से आएंगे, अति लघुतरात्मक में कौन कौन सा आएंगे, लघुतरात्मक, दीर्घ और निबंधात्मक, सभी प्रकार से आपको प्रश्न बताए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को जो है और ज़्यादा मजबूत कर सकें आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। कक्षा 10 का विज्ञान विषय का ये ब्लूप्रिंट आधारित मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ। जो बोर्ड द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है उसको हम देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, संजीव डेस्क वर्क भी आपके आ चुकी है 2026 की, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम सभी पेपर आपको हल करवाएंगे और सभी विषयों के पेपर आपको हल करवाए जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर फर्स्ट हल सहित माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विषय विज्ञान, और पूर्णांक आपका 80 रहेगा। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न आ गए, जिसमें आपके 18 एबेसद जो है इस बार भी रहने वाले हैं पिछली बार की तरह। जिसमें पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए संगमरमर जो है ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या ऐसे कह दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहा जाता है। ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है कक्षा 10 में। तो संगमरमर का जो सूत्र हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या हो जाएगा, CaCO3। आपका जो से ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaCO3। चलिए अगला प्रश्न है कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। देखिए लोहे चूर्ण है जो है वो आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, उस पर डालेंगे तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तो आपके हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड यहाँ पर बनने वाला है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यहाँ पर दिया गया है। और यह तत्व क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो आपके कैल्शियम तत्व कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो आप सबको पता है सक्रियता श्रेणी हमारा टॉपिक आया था, उसमें आपने देखा कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो सबसे ऊपर कौन सी है, पोटेशियम है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सह संयोजक आबंध है। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5वें का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C2H6। C2H6 में आपके हो जाएंगे 7 सह संयोजक आबंध। ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला है, बेंजीन की जो संरचना है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। तो इसका जो संरचना सूत्र है वो कौन सा हमसे पूछा गया है। तो छठे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अल्टरनेटिव बॉन्ड लगे हुए हैं और कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इनके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो कि C6H6 को दर्शा रहा है। और इस प्रकार की वलय आधारित इसकी संरचना होती है रिंग टाइप में। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन की संरचना सूत्र में। अगला है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में आप सब विद्यार्थियों को पता है कि पराग कोश में जो है पराग कण होते हैं। तो डी या दे ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो है एक तो हाइड्रा में होता है और एक ईस्ट में होता है। तो यहाँ पर ईस्ट में जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। देखिए सोचने के लिए बिल्कुल होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है अनुमस्तिष्क, आप सब समझते हैं। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दे ऑप्शन। नेक्स्ट है, रासायनिक समन्वय देखा जाता है
पादप में, जंतु में, पादप व जंतु दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रासायनिक समन्वय जो होता है वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी कौन सी होती है? तो आपको सबको पता होना चाहिए कि दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है और निकटतम बिंदु जो है, अल्पतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश में रंग या वर्ण पाए जाते हैं। तो श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म द्वारा गुजरती है। तो आपको पता है कि विबग्योर बनता है और उसमें 7 कलर होते हैं। कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 7 कलर होते हैं। तो यहाँ पर जो 12वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए विद्युत शक्ति के 3 सूत्र है, जिसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है 13वें में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? I/R² नहीं होता है। देखिए P बराबर I²R होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर V²/R होता है, लेकिन P बराबर जो है वो आपका I/R² नहीं होता है। अगला है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कितना होता है, ये पूछा गया है। तो 15 में हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है चित्रानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ये पिछले साल भी वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो यहाँ पर जो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, कागज में भीतर की ओर जाते हुए, इस प्रकार से है ना। अगला है निम्न में से कौन सा आर श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखिए आर श्रृंखला आप सबको पता है क्या होती है और इसका निर्माण कौन से यहाँ पर 4 विकल्पों में से कौन सा कर रहा है? तो घास को कौन खाएगी? बकरी, और बकरी को कौन? मानव। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? घास, पुष्प और चमड़ा। ये नहीं होगा। देखिए चमड़ा यहाँ पर जैव निम्नीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो चमड़ा आ गया इसमें, तो ये नहीं हो सकता अपना उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें शायद ऑप्शन गलत आ गए हैं। चलिए अगला है घास, लकड़ी और प्लास्टिक। ये उत्तर प्लास्टिक आ गया, नहीं हो सकता जैव निम्नीकरण। और फलों के छिलके, केक व नींबू का रस, ये हो सकता है। और केक, लकड़ी और घास, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर से और दे रहेगा, लेकिन इसमें बताया हुआ ए से दे, जो कि बिल्कुल गलत है। जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से हैं? केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या पूछ रहा है? केवल जैव निम्नीकरण। केवल जैव निम्नीकरण में देखिए ये एजेव आ गया, तो केवल ये नहीं है। प्लास्टिक आ गया, एजेव है, केवल ये नहीं है। और ये भी नहीं है, लेकिन इसमें देखिए सारे जैव निम्नीकरण है। तो यहाँ पर ए और फिर से और फिर दे, इस प्रकार से हो गया। चलिए ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल भी लग रहा है। ऐसा होना चाहिए कौन से समूह में जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो फिर अपना आंसर आता कौन सा? से और दे। चलिए अगला है शुद्ध, ये खाली स्थान वाले आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। फिर एटीपी का पूरा नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर है प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया दे रखी है, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि क्या बनेगा। तो यहाँ बनेगा ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज बनेगा। अगला है आनुवांशिकता के जनक कौन है? सबको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है कौन से प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो घोंगे जैसे प्राणी जो है अपना लिंग बदल सकते हैं। ये खालिस्तान वाला आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट से आए हुए हैं। ये दूसरे पार्ट से, ये भी दूसरे पार्ट से, ये जैव प्रक्रम वाले से, ये भी जैव प्रक्रम, ये आनुवांशिकता वाले से, है ना। तो इस प्रकार से ये आए हुए हैं। अगला अतिलोकधरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आ रहा है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है H+
एक्वा कंडीशन में आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ज़्यादा होंगे H+ आयन, देखिए तो ज़्यादा अम्लीय होगा, कम होंगे तो कम अम्लीय। देखिए H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अधिक अम्लीयता होती है और H+ आयन की सांद्रता घटने पर विलयन जो है कम अम्लीय होगा, अर्थात क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल हो गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम बताइए। तो मानव में लैंगिक हार्मोन जो है पूछा गया है, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में और मादा में एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगला कह रहा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर देखिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आउटू यानी थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन संश्लेषण नहीं हो पाएगा और हम गोइटर यानी गेंगा रोग से जो है ग्रसित हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाइए। तो ये लिंग निर्धारण का चित्र है, आप सबको पता है XY पुरुषों में और XX मादा में। तो किस प्रकार से संतति बनेगी, पुत्री या पुत्र, इस प्रकार का ये डायग्राम बनाया गया है। फिर कह रहा आनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को आनुवांशिकता कहा जाता है। अगला है लेंस व दर्पण सूत्र लिखिए। तो लेंस सूत्र तो आपको पता है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह आएगा और दर्पण सूत्र में दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। ये सेम सूत्र है, लेंस में माइनस लगाना है और इधर प्लस लगाना है। अगला कह रहा है लेंस की समता को परिभाषित कीजिए। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है और क्षमता होती है P = 1/f। फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए, ये इसका सूत्र होता है। और इसका मात्रक आप कमेंट करके बताएंगे कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है, कमेंट करें जल्दी से। अगला प्रश्न है 10वां, विद्युत परिपथ में साधित्रों में सामान्य उपयोग में होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। तो फ्यूज जो है वो सुरक्षा युक्ति के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। फ्यूज सुरक्षा उपाय के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है MRI का पूरा नाम। देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। MRI का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन इसका पूरा नाम होता है। अगला है पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो स्वपोषी अर्थात हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इन स्वपोषियों को शाकाहारी जंतु खाते हैं जिन्हें मांसाहारी जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से खाद्य के आहार के अनुसार विभिन्न प्राणियों में एक श्रृंखला बन जाती है जो आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी या चरण पोषी स्तर कहलाता है। यह आपके 12 आएंगे, कितने 12 सवाल आपके अतिलोक उत्तरात्मक में आएंगे और आप पाठ का अनुमान लगा सकते हैं। आपने कोर्स अच्छे से किया है तो आप पाठ देख लें कौन कौन से कहाँ से आ रहा है। फिर खंड बे में सारे प्रश्न 2-2 अंकों का आएंगे। कौन कौन से पाठ आएंगे देख लीजिए। चौथा प्रश्न आएगा लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो लोहे पर तेल या ग्रीस लगाना और लोहे पर पेंट करना यानी कलर करके बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन से साइक्लोपेंटेन का सूत्र है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। साइक्लोपेंटेन तो पेंटेन है तो 5 तो कार्बन आ गए और पेंटेन है एल्केन परिवार का है। तो साइक्लोपेंटेन में जो है हाइड्रोजन कितने होते हैं? 10 होते हैं क्योंकि इसकी रिंग टाइप की संरचना होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और फिर हाइड्रोजन से ये संयोजकता पूरी कर रहा है। तो साइक्लोपेंटेन की इस प्रकार की जो है रिंग टाइप में ये संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाई गई। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के रूप में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं और जल की आपूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। विभिन्न पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि भी मिट्टी से लिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त की जाती है। तो ये कच्ची सामग्री है, इस प्रकार से ये पौधे प्राप्त करते हैं। अगला है पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? तो प्रकाश की ओर मुड़ना है ना। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार लिखा है। पादप प्रो का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रो तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है और जड़ें ऋणात्मक अनुवर्तन करती है यानी अंदर की ओर जाती है। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं प्रो के अग्रभाग
में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीजन विसरित होकर परों के छाया वाले भाग में आ जाता है। परों की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं और लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट अगला है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश्य प्रतीत होते हैं। शरीर की अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में आता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी भिन्नता होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है। क्योंकि जीवों में विभिन्नता ना हो, सारे एक जैसे जीव जो है एक जैसे दिखाई दे, एक पैटर्न के जीव हम कह सकते हैं, वो सदृश्य दिखाई दे, तो उसके लिए हमें डीएनए की प्रतिकृति बनानी पड़ेगी। चलिए अगला क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। देखिए उत्तल दर्पण के जो है, पहला तो हो गया वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, और दुकानों में या एटीएम कक्ष में जो लगाए जाते हैं वो भी उत्तल दर्पण ही होते हैं। तो ये दो हो गए, एक तो वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, और दुकानों या एटीएम या गलियारों में लगाए जाते हैं ताकि बड़ा एरिया जो है वो कवर कर सके। 10वां प्रश्न है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो आंसर है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो पक्षमापी पेशियों में शिथिलन के कारण अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि इससे प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो इसका आंसर देख लीजिए, क्या कह रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। विभवांतर V बराबर होता है W/Q। ठीक है, तो हमें ऊर्जा कार्य के रूप में निकालनी है, तो W बराबर हो जाएगा V × Q। तो V × Q आवेश और विभवांतर को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम आवेश है और विभवांतर कितना है 6 वोल्ट, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 जूल ऊर्जा जो है उसको दी जाएगी। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकता है। तो कारण क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि ऐसा करे तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक को रखने पर उसकी जो है 2 दिशाएं बन जाएगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला है, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है, 2026 में आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो है सूर्य का प्रकाश, फिर उत्पादक, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे, और फिर शीर्ष मांसाहारी उसको खा जाएंगे। तो ऊर्जा प्रवाह इस प्रकार से इसमें होता रहता है। अगला है, समीकरणों को संतुलित करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं HNO3 और CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O। तो इसको संतुलित करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। और दूसरे में NaOH, H2SO4, Na2SO4, H2O, तो 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल विधि से आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें किया हुआ भी है। और इसके अथवा में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखकर एक एक उदाहरण लिखिए। तो ऊष्माक्षेपी तो क्या हो जाएगी, जिसमें उत्पाद के साथ साथ जो है ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 + 2O2 gives to CO2 + 2H2O। और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो ऊष्माशोषी कहलाती है। एग्जाम्पल हो जाएगा N2 + O2 2NO। चलिए नेक्स्ट है, मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। और इसके अथवा में पूछा गया है, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया लिखिए। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये चौथे पार्ट से है, 4th चैप्टर से है, कार्बन और उसकी होगी। तो मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया दी हुई है,
जल रागी कौन सा होता है, चल विरागी। ये मिसेल का जो चित्र है, मिसेल के निर्माण की संरचना का, साबुन की मिसेल संरचना। और संकलन अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ अथवा वाला, पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन छोड़ के संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। और ये संकलन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये वाला देख सकते हैं। फिर ऑक्सीकारक, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों के ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया KMnO4, और पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया K2Cr2O7। 16वां प्रश्न है, नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए, इसके भागों को समझाइए। और इसके अथवा में मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए, इसके भागों को समझाइए। तो देखिए, नर जनन तंत्र का ये वाला चित्र है। इसमें क्या क्या होता है, वर्षण होता है, शुक्र वाहिनी नलिका होती है, मूत्र मार्ग होता है, और शिशन होता है, शुक्राशय होता है, और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और मादा जनन तंत्र का ये वाला चित्र है, जिसमें अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी नलिका हो गई, गर्भाशय हो गया, और योनि हो गया। तो इस प्रकार से आप इसकी जो है व्याख्या देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, व्याख्या का आप आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे आपने पाठ के दौरान ये अच्छे से जो है चैप्टर पढ़ा होगा। अगला 17वां प्रश्न देखिए, कौन से पाठ से है, ये आ गया विद्युत वाले पाठ से। एक कह रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, आई का मान निकालना है। और दूसरे में किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो ये विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1200 ओम दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, धारा आई बराबर हो जाएगा V/R ओम के नियम से, और ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में भी धारा निकालनी है, तो I बराबर V/R और 2.2 आ जाएगी। चलिए, फिर अगला क्या कह रहा है, इसमें अथवा में देखिए, चित्र में जो है परिपथ आरेख में जो है R1 R2 R3 5 10 130 ओम है इनका प्रतिरोध, 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करना है, धारा का मान निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में, और कुल धारा का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये अथवा वाला जो है ये रहा। देखिए, समांतर क्रम में है, तो 1/R1 1/R2 1/R3 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये धारा आ जाएगी, और कुल धारा ये आ जाएगी। और पहले का ये रहा, प्रत्येक में निकालनी है, तो I बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। तो 12/5 12/10 और 12/130 ये अलग अलग भाग देके हम प्रत्येक सिरे में जो है वो हम धारा में निकाल सकते हैं। फिर अगला निबंधात्मक प्रश्न में देखिए, 18वां जो प्रश्न है निबंधात्मक आएगा, और इसमें दूसरे पार्ट से आएगा। कौन सा है, अम्ल क्षार और लवण वाले पार्ट से। क्या लिखा है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए। वे बताइए कि ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना दिया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ताज़ा दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध का pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय हो जाता है, अर्थात pH मान बढ़ जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं ये क्षारीय होता है। यह दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण है, अतः विलयन क्षारीय हो जाएगा। इससे दूध के परिरक्षण बनाने वाला लैक्टिक अम्ल उदासीन हो जाता है, जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए इसको क्षारीय बनाया जाता है। दूसरे में कह रहा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगेगा। तो दूध से दही बनना किण्वन की प्रक्रिया है, जो कि एक निश्चित pH का मान लगभग 7 अर्थात उदासीन माध्यम पर ही होना चाहिए, जबकि दूध में जो है वो क्षारीयता बढ़ गई है, इससे दूध को क्षारीय से अम्लीय होने में अधिक समय लगेगा, इसलिए दूध को दही बनने में ज़्यादा समय लग रहा है। फिर कह रहा है धोने का सोडा का सूत्र और उसके उपयोग। तो धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, और उपयोग हो गया बोरेक्स बनाने में। और फिर इसके अथवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अथवा वाला प्रश्न क्या है, इनमें उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। कोई किसान खेत की मिट्टी में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका उपयोग करेगा। तो सारे के एक साथ उत्तर देख लेते हैं। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब आप कमेंट करके बताएं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ताकि आपकी तैयारी का आंकलन हो सके कितना आप पढ़ते हैं।
दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसे जल में जीवों का जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और किसान अपने खेत में जो है चूना का उपयोग, बुझा हुआ चूना का उपयोग या चौक का इस्तेमाल कब करेगा? जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा आवश्यक मात्रा से अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये सभी पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के होते हैं जो मिट्टी की अम्लीयता को उदासीन कर देते हैं। तो यदि मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो इन पदार्थों को मिलाएंगे, जिससे मिट्टी की अम्लीयता कम हो जाएगी और क्षारीयता और अम्लीयता जो है ठीक ठाक उसकी बनी रहेगी। 19वां प्रश्न जो है वो जैव प्रक्रम वाले पार्ट से आएगा अथवा में। पहला है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसा होता है। फिर पूछा है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित करते हैं। इसके अथवा में पूछा गया है मानव हृदय का नामांकित चित्र, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये मानव श्वसन तंत्र का आप चित्र दे सकते हैं, ठीक है, इनके सारे के उत्तर देख सकते हैं। और फिर ये अथवा वाला हृदय की संरचना, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र, और फिर आ गया कि हीमोग्लोबिन जो है श्वसन वर्णक है और इसकी कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। एनीमिया हो सकता है, रक्ताल्पता जिसे हम कह सकते हैं। और अंतिम प्रश्न जो 20वां आएगा वो देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पाठ से है। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन घटना को समझाइए, प्रकाश का अपवर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ये 3 प्रश्न पूछे गए। इसके अथवा में गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, आवर्धन किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो ये कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन की घटना आप देख सकते हैं यहाँ पर है। फिर अपवर्तन के नियम हो गया पहला और दूसरा स्नेल का नियम आ गया, और फिर अपवर्तनांक की परिभाषा, ठीक है। और अथवा वाले में गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार है उत्तल और अवतल। अवतल दर्पण के उपयोग पूछे गए हैं, तो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हो जाएंगे, अवतल दर्पण के उपयोग क्या हो जाएंगे, वाहनों की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, टॉर्च, वाहनों के अग्रदीपों में करते हैं। दंत विशेषज्ञ द्वारा या दांतों के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। सौर्य भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण के लिए जो आवर्धन का सूत्र है वो होता है H'/H, या इसे कह सकते हैं -V/U। इस प्रकार से ये नमूना प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। और ये मेरे पास नई जो अभी 2026 की डेस्क वर्क है वो है, और सारी डेस्क वर्कों को मैं हल यहाँ इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।